Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's discuss about the statistics and factors affecting adverse drug reaction. For my previous video lectures on definition of adverse drug reaction, significance of adverse drug reaction and how to avoid adverse drug reaction, you can check the links in the description box. So let's talk about the statistics of adverse drug reaction. Adverse drug reactions to drugs are most common cause of iatrogenic diseases. अब आप सोच रहे होंगे कि ये iatrogenic क्या है। iatrogenic मतलब कि कोई भी मेडिकल एक्टिविटी से आपको हार्मफुल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कोई भी इल इफेक्ट कॉज करता है तो उसको अपन iatrogenic बोलते हैं। सो 3 से 5% हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से, जिसमें कि 3 लाख केसेस आते हैं एनुअली। अगर कोई एक बार हॉस्पिटलाइज हो गया तो 30% चांसेस होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के, जिसका हर एक कोर्स का रिस्क होता है 5%। 3% चांसेस होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस के, जिसमें कि हर एक कोर्स का रिस्क होता है 0.4%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन कॉज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर कोई भी करेक्ट डोज करेक्ट टाइम पे नहीं ले पाता है तो उसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कॉज ये है कि अगर आप ओवर डोजिंग कर लेते हो तब भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी केमिकल कंपोनेंट से एलर्जिक हो तो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस है। अगर आप अल्कोहल के साथ में कंबाइन करके मेडिसिन को लेते हो तो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस है। और टेकिंग अदर ड्रग और प्रिपरेशन दैट इंटरेक्ट विद द मेडिसिन, कोई भी ऐसी ड्रग या प्रिपरेशन आप लेते हो जिसका इंटरेक्शन हो रहा है उस मेडिसिन के साथ में, तो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई मेडिसिन किसी और के लिए प्रिस्क्राइब करी गई है फिजिशियन ने, लेकिन उस मेडिसिन को आप लेते हो तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा होता है ड्रग रिलेटेड फैक्टर। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूड होता है एज, सेक्स, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, कॉन्करेंट डिसीजेस, प्रीवियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कॉम्प्लायंस विद डोजिंग रेजिमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड मिसलेनियस फैक्टर। और जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता है डोज एंड फ्रिक्वेंसी, इनहेरेंट टॉक्सिसिटी ऑफ द एजेंट एंड पॉलीफॉर्मेसी। सो लेट्स टॉक अबाउट द एज। तो एज में अगर अपन चिल्ड्रंस की बात करें तो उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ड्रग को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी जो होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो 18 ईयर से जो कम एज के चिल्ड्रंस होते हैं उसमें रेयर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। वो कैसे? अगर किसी भी चिल्ड्रन को चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा हुआ है और आप उसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड देते हो तो उसको रेयर सिंड्रोम होता है। अब ये रेयर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है। दूसरा, उसके लीवर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, उसके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। अब बात करते हैं एल्डरली पेशेंट्स की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एल्डरली पेशेंट्स जो रहते हैं वो बहुत सारी नंबर ऑफ़ डिसीज़ेज़ के लिए नंबर ऑफ़ ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो दैट लीड्स टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। और क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ में उनका एडीएमए की एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की एक्टिविटी रहती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है। फिर जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं वो मॉल न्यूट्रिशंस होते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से भी जो ड्रग है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं ना। अब प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन अगर सल्फोनामाइड का कंजप्शन करती है तो फीटस में जॉइंटिस और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर वो वारफरीन का कंजप्शन करती है तो बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं या इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न्स एंड मदर्स में होने के चांसेस होते हैं। अगर वो लिथियम का कंजप्शन करती है तो डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट्स, जिसको कि एबेस्टिन एनोमली डिसीज़ बोलते हैं, या बच्चा जो होता है वो लिथार्जिक फील करता है, उनकी जो मसल स्टोन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो भी अंडर रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं की बात करें तो मैनी ड्रग्स कैन पास फ्रॉम मदर टू इन्फेंट वाया ब्रेस्ट मिल्क, जैसे कि एमेंटिडिन एंटीवायरल ड्रग है, साइक्लोफॉस्फामाइड जो कि एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग है, कोकेन जो कि शेड्यूल 2 FDA ड्रग है, क्रिसोप्रोडोल जो कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका सेक्स। तो सेक्स की अगर बात करें
तो आप लोग जानते हो कि मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उनका जो बॉडी वेट हुआ या बॉडी का कंपोजिशन हुआ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फैक्टर्स हुए या लीवर का मेटाबॉलिज्म हुआ या फिर रेनल फंक्शंस हुए, तो इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो वुमन इन कंपैरिजन टू मैन हैव लोअर बॉडी वेट, उनका जो ऑर्गन का साइज़ होता है वो भी छोटा होता है। फिर जो बॉडी फेट होता है वो वुमेंस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। फिर उनकी जो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी रहती है वो भी डिफरेंट रहती है। फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी लोअर रहता है वुमेन में एज़ कम्पेयर टू मैन। सो ये सब डिफरेंस होने की वजह से उनके जो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स रहते हैं वो भी अल्टर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मेडाजोलिन वुमन में ज़्यादा मेटाबोलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू मैन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ CYP3A4 दैट इज़ द साइटोक्रोम P3A4 की वजह से। और फीमेल में हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो फीमेल रहती है वो ज़्यादा कंज्यूम करती है मेडिसिन को एज़ कम्पेयर टू मैन।